Hello everyone, welcome to Namaha Commerce classes. So here we are going to start our new chapter of that is national इनकम एंड इट्स रिलेटेड एग्रीगेट्स. बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है अगर मैं अपने बोर्ड्स का पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं और एक श्योरिटी से हमारा नेशनल इनकम का क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में रखा हुआ होता है. थ्योरेटिकल की बात करूं तो वो भी, और अगर न्यूमेरिकल्स की बात करूं तो वो भी. सो हेयर वी हैव द टॉपिक दैट इज़ कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम. तो सबसे पहले बात करते हैं कि नेशनल इनकम क्या होती है. तो ये एक तरीके से सम टोटल होता है किस चीज़ का, फैक्टर इनकम्स का. और ये फैक्टर इनकम अर्न कौन करता है, वो नॉर्मल रेसिडेंट्स अर्न करते हैं किसी भी कंट्री के एक साल के दौरान. दैट मीन्स नेशनल इनकम इज़ द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स अर्नड बाय अ नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर. अभी क्वेश्चन अराइज होता है कि फैक्टर इनकम्स क्या होती हैं. सो लेट्स रीड इन डिटेल कि फैक्टर इनकम्स हमारी क्या होती हैं. तो फैक्टर इनकम्स हमारी जो होती हैं वो एक पेमेंट्स होती हैं. वो कौन सी पेमेंट होती हैं, कौन करता है इन पेमेंट्स को, फर्म करती है. किसे करेगी, हाउस होल्ड्स को करेगी. अब फर्म हाउस होल्ड को पेमेंट क्यों करती है, जो सर्विसेज हाउस होल्ड से फर्म्स लेती है अपने प्रोडक्शन करवाने के लिए, उसके रिगार्डिंग हमारी फैक्टर पेमेंट्स की जाती हैं फर्म्स के द्वारा किसे, हाउस होल्ड्स को. दैट मीन्स जो फैक्टर इनकम्स हैं यानी कि जो फैक्टर पेमेंट्स हैं वो ब्रॉडली कुछ कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं. द फर्स्ट कैटेगरी इज़ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़. अगर कभी भी कोई भी फर्म कोई सर्विस यानी कि काम कराती है अपने एम्प्लॉयज़ से, वो एम्प्लॉयज़ कहाँ के होते हैं, हाउस होल्ड्स ही तो होते हैं, तो वो उन्हें एज अ कंपनसेशन या सैलरी कुछ ना कुछ वेजेस के रूप में प्रोवाइड करती है. द नेक्स्ट वी हैव द रेंट. अगर हमारी फर्म हाउस होल्ड्स की लैंड को यूज़ करती है अपने प्रोडक्शन के वर्क के लिए, तो वो उसको क्या प्रोवाइड करेगी, रेंट प्रोवाइड करेगी. द नेक्स्ट वी हैव द इंटरेस्ट. अब बात आती है कि हमारे जो फर्म्स हैं अगर वो इंटरेस्ट क्यों देंगे, यानी कि अगर कोई हाउस होल्ड कैपिटल लगाएगा फर्म्स के अंदर, कैपिटल मतलब अपना पैसा किसी तरीके से लगाता है, इन्वेस्ट करता है फर्म्स में, तो फर्म एज अ प्रॉफिट उन्हें इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है उस कैपिटल पर. अब बात आती है प्रॉफिट की. जो अगला हमारा फैक्टर पेमेंट है वो है प्रॉफिट के रूप में, यानी कि जो हाउस होल्ड्स को मिलता है अपनी एंटरप्रेन्योरल स्किल्स के लिए, वो किसको देंगे, प्रोड्यूसिंग यूनिट्स यानी कि फर्म्स को. तो ये कुछ 4 कैटेगरीज थी जिनके रिगार्डिंग हमारा जो फर्म है वो फैक्टर पेमेंट करते हैं हमारे हाउस होल्ड्स को, और वही फैक्टर पेमेंट जो है वो फैक्टर इनकम्स कहलाती हैं. तो ये फैक्टर इनकम्स जो होती हैं वो हमारी नेशनल इनकम में कैलकुलेट की जाती हैं. अब एक टर्म और आता है वो होता है ट्रांसफ़र इनकम्स. ट्रांसफ़र इनकम और फैक्टर इनकम बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं, ये एक जैसी चीज़ नहीं है. ट्रांसफ़र इनकम क्या होता है, ट्रांसफ़र इनकम कोई ऐसी इनकम है जो हम किसी भी पर्सन को एज अ हेल्प, डोनेशन या चैरिटी के रूप में देते हैं. इसका हमारी नेशनल इनकम से कोई भी लेना देना नहीं है क्योंकि ये अनअर्नड होती हैं, यानी कि बिना कमाई हुई होती हैं. हमने ट्रांसफ़र इनकम के अगेंस्ट कोई भी सर्विस प्रोवाइड नहीं की है, वो हमें एज अ हेल्प या डोनेशन मिली है, इसलिए हम इसे नेशनल इनकम में भी एस्टिमेट या कैलकुलेट या फिर हम इसको एड अप नहीं करते हैं. नाउ वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन कि नॉर्मल रेसिडेंट्स क्या होते हैं. हमने 2 चीज़ें पढ़ी थी अपने नेशनल इनकम की डेफिनेशन में, फैक्टर इनकम्स एंड नॉर्मल रेसिडेंट्स. सो नाउ द क्वेश्चन अराइजेज कि नॉर्मल रेसिडेंट कौन होते हैं. तो किसी भी कंट्री का जो नॉर्मल रेसिडेंट है वो तब कहलाया जाएगा जब वो ऑर्डिनरीली रिसाइड करता हो उस कंट्री में और उसका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो उसी कंट्री में हो. थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि ऑर्डिनरीली रिसाइड करने का मतलब क्या है. कि अगर कोई पर्सन 1 साल या उससे ज़्यादा किसी कंट्री में रहता है तो उसको ऑर्डिनरीली रिसाइडिंग कहा जाएगा, कि वो ऑर्डिनरीली रिसाइड कर रहा है उस कंट्री में. हो सकता है कि वो पर्सन उस कंट्री का सिटीज़न हो या ना हो, यानी कि अगर कोई फॉरेनर भी हमारी कंट्री में आकर, हमारी इंडिया में आकर 1 साल या 1 साल से ज़्यादा रहता है तो वो ऑर्डिनरीली रेसिडेंट कहलाएगा. दूसरा, उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट होना चाहिए. मींस वो जो पर्सन है वो कोई ना कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी अपनी हमारी जो कंट्री है उसमें क्रिएट करे, वहाँ पर करे, उसमें इन्वॉल्व हो. इकोनॉमिक एक्टिविटी जैसे प्रोडक्शन, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट. तो जब कोई पर्सन अपना इकोनॉमिक इंटरेस्ट दिखाता है या हमारी कंट्री में किसी तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है तो हम उसको क्या बोलेंगे कि वो एक नॉर्मल रेसिडेंट है. तो नेशनल इनकम में हमारे सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल रेसिडेंट्स की इनकम इंक्लूड होती है, नॉन रेसिडेंट्स की इनकम इंक्लूड नहीं होती है, भले ही वो नॉन रेसिडेंट हमारी कंट्री का सिटीज़न क्यों ना हो.
कुछ एग्जाम्पल हैं जो अगेन आपको क्लैरिफाई कर देंगे कि ये नॉर्मल और नॉन रेसिडेंट्स कौन कौन होते हैं। द फर्स्ट वन इज़ इंडियन वर्किंग इन फॉरेन एम्बेसीज इन इंडिया। अगर कोई बाहर की कंपनी है हमारी इंडिया में ही और वहाँ पर कोई इंडियंस वर्क कर रहे हैं तो वो नॉर्मल रेसिडेंट होंगे। नॉन रेसिडेंट कौन होगा? अगर कोई फॉरेनर अपनी ही कंट्री में यानी कि बाहर की कंट्री में कोई इंडिया का कंपनी है और उस इंडिया की कंपनी में फॉरेनर्स ही काम कर रहे हैं तो वो हमारे लिए नॉन रेसिडेंट्स होंगे। अगर इंडियंस WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं हमारी इंडिया में और वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हमारी इंडिया में ही है, वहाँ पे काम करते हुए इंडियंस नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएंगे। बट अगर कोई फॉरेनर हमारे इंडिया में काम कर रहा है ऐसी जगह पर तो वो नॉन रेसिडेंट कहलाएगा। अगर कोई फॉरेन सिटीज़न हमारी इंडिया में 1 साल से ज़्यादा रहता है तो वो हमारा नॉर्मल रेसिडेंट कहलाया जाएगा, लेकिन वो नहीं कहलाए जाएंगे जो किसी पढ़ाई के लिए या फिर मेडिकल ट्रेनिंग के लिए आते हैं। और नॉन रेसिडेंट की बात करूँ तो अगर कोई फॉरेन टेक्निकल एक्सपर्ट है और इंडिया में आया है लेकिन उसने 1 साल से कम का समय गुजारा है हमारी इंडिया में तो वो क्या कहलाएगा? नॉन रेसिडेंट कहलाएगा। यानी कि उसे नॉर्मल बनने के लिए, नॉर्मल रेसिडेंट होने के लिए 1 साल से ज़्यादा का समय हमारी कंट्री में बिताना होगा। So this is all about our topic. Thanks for watching the video and do like, share and subscribe the channel for latest updates. Thank you.